What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर. 30 नवंबर है आज. काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने. इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है. इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से या फिर यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी बोलते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया था, बेसिक पर्पज ये था इन्फ्लेशन को चेक करना. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने का बेसिक पर्पज था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का. और इसमें 6 मेंबर थे. 6 मेंबर थे क्या? 6 मेंबर हैं भी आज की डेट में. 3 मेंबर गवर्नमेंट से निकल के आते हैं और 3 मेंबर होते हैं आरबीआई यानी कि बैंक के मेंबर होते हैं. तो ये सब मिलकर यहां पर डिसाइड करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कंट्रोल में रहनी है. अब अगर कंट्रोल वर्ड बोला है तो कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब यह है कि 4 ± 2, यानी कि जब बात की जा रही है यहां पर कि 4 से कि यहां से 4 ± 2 का मतलब है 2 से 6 के बीच में महंगाई रहनी है. अगर महंगाई ज्यादा कम हो जाती है तो कहने का मतलब यह है कि जो बनाने वाला है उसको भी फायदा नहीं होगा, तो फिर वो बनाएगा क्यों? अगर ज्यादा ही महंगा हो जाता है सामान तो इसका मतलब यह है कि खरीदने वाले के ऊपर मार पड़ने वाली है. तो इसलिए बैलेंस बनाना काफी जरूरी है. आइए अब क्वेश्चन देखते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब बात करते हैं तो 6 मेंबर होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था. आरबीआई और गवर्नमेंट के मिलकर मेंबर होते हैं. तो बोला गया फर्स्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कब? 2014 में. 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वो अलग बात है, पर लेकिन 2014 में इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था, बनाया नहीं गया था. इसको 2016 में बनाया गया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई. सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है, यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके तहत फ्लेक्सिबल यानी कि 4 ± 2 फ्लेक्सिबल है 2 से 6 के बीच में. ऐसा नहीं है कि आप लोग को 4 पर फिक्स करना है इन्फ्लेशन. ठीक है, तो एक रेंज दे रखी है आप लोगों को. और इसको एमपीसी जो है यहां पर आप लोगों के सामने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये एक स्टैट्यूटरी बेसिस पर यहां पर निकल कर आई. ये बिल्कुल सही है. वो कैसे अभी आगे बताऊंगा. तो आंसर हो गया यहां पर बी. आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार ढंग से देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं. देखिए, जब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तो टोटल मिलाकर इसमें 6 मेंबर हैं. 3 मेंबर तो आरबीआई से निकलकर आते हैं और 3 मेंबर आते हैं गवर्नमेंट से निकलकर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. इसके अलावा जब यहां पर बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत ये काम करती है. ये एक्ट आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि इसी एक्ट का सेक्शन 7 अभी काफी न्यूज में था, जिसके तहत बातें ये बोली जा रही थी कि सेक्शन 7 के तहत जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आरबीआई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. तो इसको जरूर याद रखिएगा. फर्स्ट टाइम जो इसका गठन किया गया था सितंबर 2016 में गठन किया गया था. और इसी के साथ में सेंट्रल बैंक और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट है यहां पर कि इस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है. और ये टारगेट दे रखा है आरबीआई को. ठीक है, आरबीआई को यहां पर जवाबदेही होगी अगर वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट है. इसी के साथ में स्टैट्यूटरी स्टेटस का क्या मतलब है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 जो है, इसमें अमेंडमेंट किया गया था यहां पर, इसको चेंज करके, और तब इसके तहत यहां पर ये जो फ्रेमवर्क लाया गया कि हाँ ऐसा आप लोग करना है फ्लेक्सिबल, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी कि महंगाई जो है इस बीच में आप लोगों को रखनी है. ये फ्रेमवर्क के तहत यहां पर ये बात की गई थी. तो इसीलिए इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे दिया गया. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. क्वेश्चन का आंसर हो गया बी. आगे चलता हूं. अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा. देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई भी गजेट है या कोई भी आप लोगों के पास में इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए आप लोगों के पास में गाड़ी है, आप लोग उसको रखे रखे भले ही, क्या वो डिग्रेड नहीं होगी? उसका कुछ पोर्शन में जंग लगने लगेगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें आप लोगों को डिग्रेड होता हुआ नजर आएगा. इसी तरीके से आप लोगों के घर में कोई भी सामान रखा है वो आप लोगों को डिग्रेड होता हुआ नजर आएगा. अब यहां पर क्वेश्चन की बात करते हैं. बात की जा रही है यहां पर कीबल बैलेंस के बारे में. यह पूछा गया कीबल बैलेंस किससे रिलेटेड है, और यहां पर जो बात की जा रही है ये कीबल बैलेंस की. ये कीबल बैलेंस जो है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि यहां पर वेट को इंस्ट्रूमेंट को यानी कि वेट को चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट आप लोग बोल सकते हैं. कहने का मतलब ये है यहां पर अभी यहां पर जो किलोग्राम है, जो आज की डेट में आप लोग देखते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है? ये 100 ग्राम आप लोगों को देखने को मिलता है. तो जो इसका जो वेट ये निकल के आया, आप लोग चाहे यूएसए में चले जाए, चाहे चाइना में, चाहे किसी भी कंट्री में क्यों ना चले जाए, 1 किलोग्राम का जो मतलब है आप लोगों को वो इतना ही वेट नजर आएगा, इतना ही इंडिया में, इतना ही यूएसए में, इतना ही चाइना में. तो कहां से ये निकल के आया कि सारी कंट्री में ये इक्वल है? तो एक ऐसा यहां पर एक वेट रखा गया नाप के, जिसको यहां पर रखा गया और फिर ये बोला गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे. तो उस जो रखा गया है जो वेट, वो वेट अभी डिग्रेड हो रहा है, मतलब वो वेट जो पहले के कंपेयर में अभी घट रहा है, तो उसी को फिर से चेंज करने की बात की जा रही है. तो उसी के तहत यहां पर ये किलोग्राम काफी न्यूज में है.
और जो इसको फिर से रीडिफाइन करने की बात की जा रही है 2019 में रीडिफाइन करने की बात की जा रही है। और रखा कहां पर है, ये फ्रांस में रखा हुआ है, ठीक है। तो जिसके बेस पर ऑल ओवर वर्ल्ड का वेट हम लोग चेक करते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है जीएसएलवी के बारे में। जीएसएलवी काफी न्यूज में है, कई सारे अभी यहाँ पर इसके तहत कई सारे यहाँ पर अभी सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों को देखने को मिला अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट अभी छोड़ा गया था, जो कि हैवीएस्ट सैटेलाइट यहाँ पर बोला गया। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जीएसएलवी मार्क 3, अगर जीएसएलवी की बात करी जाए तो इसको बोलते हैं यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारी कंट्री का सबसे हैवीएस्ट व्हीकल है, जो कि यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का काम करता है। मार्क 3 का मतलब 3 स्टेज व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में बात ये की जा रही है कि यहाँ से जीएसएलवी लॉन्च करेगा अभी आने वाले टाइम में इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में। क्या यहाँ पर जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट हैं उनको स्पेस में भेजेगा? क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये बोली गई कि ये फर्स्ट टाइम ऑपरेशनल जो है यहाँ पर ये होगा जीएसएलवी वो गगनयान के टाइम पर होगा, यानी कि जब गगनयान को भेजा जाएगा स्पेस में तब ये यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये क्या सही है? ये गलत है। यहाँ पर पहले तो ये डेट भी गलत है, और उससे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए 2019 में चंद्रयान सेकंड को भी ये भेजने वाला है, और ऑलरेडी ये टेस्ट किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि गगनयान को फर्स्ट टाइम भेजने वाला यहाँ पर ऑपरेशनल मिशन होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, हमारी कंट्री का टारगेट है कि 2022 तक हमारी कंट्री के द्वारा स्पेस में 3 पर्सन को भेजने की बात की गई है। अभी 3 एस्ट्रोनॉट को भेजने की बात की जा रही है, जो कि लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 300 से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पृथ्वी से वो रहने वाले हैं लगभग 7 दिन के लिए। यानी कि 300 से 400 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर 7 दिन तक का यहाँ पर रहने का ये टारगेट है, जो कि भेजा जाएगा जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा। लगभग जो वेट रहने वाला है ये 7000 किलोग्राम के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लॉन्च किया जाएगा ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, और साथ ही साथ 7000 से 9000 करोड़ रुपए का बोला जा रहा है इसके ऊपर खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, कई बार न्यूज में जो रहती है इस तरीके की डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर खमेर रूज के बारे में। आखिर क्या है ये बात की जा रही है कि यहाँ पर एक रेडिकल मॉइस्ट मूवमेंट है जो 20th सेंचुरी में देखने को मिला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो ये बन जाएगा कि ये क्या है, तो रेडिकल मॉइस्ट मूवमेंट था जो कि 20th सेंचुरी में देखने को मिला। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कहां देखने को मिला, तो ये कंबोडिया में देखने को मिला। अब आखिर देखने को मिला 20th सेंचुरी में, तो अब न्यूज में क्यों है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले कंबोडिया की लोकेशन आप लोग देख लीजिए, ये यहां पर हो गया कंबोडिया, ठीक है। ऊपर आप लोगों को लाओस देखने को मिलेगा जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। नीचे इधर आप लोगों को वियतनाम देखने को मिलेगा, और यहां पर ये कंट्री हो गई थाईलैंड, जो कि यहां पर टच करती है यहां पर टच करती है किसको, कंबोडिया को। तो 3 कंट्री मेनली यहां पर टच करती है कंबोडिया को, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में आप लोगों को ओपन होती देखते हुए नजर आएगा। 1975 जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाएगी, और 1900 यह यहाँ पर 1979, ठीक है, तब से लेकर यहां तक का एक गोरिल्ला वार चली यहां पर, ठीक है। तो 1975 से 1979 तक एक गोरिल्ला वार यहां पर चली, जो कि यहां पर देखने को मिली, और बहुत सारे लोग, लगभग बोला जा रहा है कितने सारे 1.5 मिलियन, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें वैसे तो लगभग 15 लाख लोग यहां पर मारे गए। आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी यहां पर ये देखने को मिली। और ये अभी न्यूज में क्या था, जो 2 लीडर थे उस टाइम पर, उनको अभी यहां पर कन्विक्टेड पाया गया जिनोसाइड का, यानी कि मास हत्या उनके द्वारा की गई है, उसके द्वारा यहां पर कन्विक्टेड पाया गया अभी कंबोडिया के अंदर। तो इसीलिए उनको सजा सुनाई गई है। तो इसी के तहत यहां पर देखते हुए ये अभी न्यूज में था। तो डायरेक्ट इस तरीके टर्म्स आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है नेटो के बारे में। नेटो अभी कई तरीके से न्यूज में अभी यूक्रेन के तरीके से आप लोगों को देखने को मिला, तब भी नेटो यूज में थी। पहले तुर्की को लेकर नेटो यूज में थी, कई बार नेटो यूज में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बोला गया है कि इन कंट्री में से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि यहां पर नेटो का मेंबर है, ठीक है। तो पहली कंट्री यूक्रेन दे रखी है आप लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी यूक्रेन के द्वारा बोला गया नेटो कंट्री को कि मेरी हेल्प करो रसिया से मुझे बचाने के लिए, क्योंकि रसिया जो है मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा है। तो आप लोगों को लगेगा कि ये इसका मेंबर है, ये भी मेंबर नहीं है, ये भी मेंबर नहीं है। मेंबर कौन है यहाँ पर, तुर्की मेंबर है, अगर आप लोग ढंग से नेटो के बारे में जानते हैं तो। चलिए थोड़ा सा बता देता हूं नेटो के बारे में। अगर फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे तो बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नेटो फुल फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है, खासकर ये वो कंट्री है जिनका मिलिट्री अलायंस है, ये एक तरीके की इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी कि जो मिलिट्री की पावर यहां पर देखने को मिलती है इन सारी कंट्री की, ये मिलकर यहां पर सामने आती हैं। कौन कौन सी कंट्री है मेनली, अगर आप लोगों को मेनली वैसे भी ना पता हो, अगर आप लोग वैसे भी जानना चाहते हैं मोटा मोटा तौर पर क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका और इसी के साथ में यूरोपियन कंट्री का मिलकर एक ग्रुप है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को मैक्सिको दिया, यहाँ पर ब्राजील दिया, तो ये साउथ अमेरिका कंट्री
हो गई, तो नॉर्थ अमेरिका बोला गया, तो ये तो वैसे ही नहीं, दो तो वैसे ही खत्म हो गई यहां पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तो आप लोग यहां पर आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, टोटल मिलाकर 29 यहां पर मेंबर है इसके, और यूक्रेन मेंबर नहीं है। अगर जिस तरीके की हरकतें चल रही है, यही हरकतें चलती रही, तो आने वाले टाइम में यूक्रेन इसका मेंबर बनता हुआ नजर आप लोगों को जरूर आएगा। आगे चलता हूं। ये इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सारी बातें इसी क्वेश्चन में है। बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि अभी रिसेंटली आप लोगों को ईस्ट एशिया समिट देखने को मिली। कहां पर देखने को मिली? सिंगापुर में देखने को मिली। हमारी कंट्री से कौन गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, और उसी के साथ में यहां पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको आप लोग RCEP भी बोलते हैं, ये भी देखने को मिला। ये एक तरीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किस किस के बीच में? आसियान कंट्री और उसी के साथ में मिलकर 6 पावर है उनके बीच में। तो डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन सी कंट्री थी। पहले आंसर आप लोग देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया वो कंट्री थी जिन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, किसमें? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, पर इन्होंने ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट किया। आखिर क्यों, जान लेते हैं। देखिए, जब बात करते हैं यहां पर एशियन कंट्री की, तो 10 मेंबर हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, बुर्नई और लाओस, ये 10 मेंबर हैं आसियान के। 6 कंट्री प्लस यहां पर मिलकर काम करती हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ठीक है, ये यहां पर कंट्री देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब बात करते हैं रसिया और यूएसए, ये इसका पार्ट नहीं है। यानी कि ये जो कंट्री है, ये सारी मिलाकर जो यहां पर जो मीटिंग देखने को मिली, कौन सी? ईस्ट एशिया समिट, इसमें तो थी। यानी कि इसमें टोटल मिलाकर 18 कंट्री थी। अगर ढंग से देखा जाए तो इसमें आप लोगों को 18 कंट्री देखने को मिलेगी। पर जब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की जाए, तो उसमें आप लोगों को 16 कंट्री देखने को मिलेगी, और 18 में से 16 जाकर 2 बच जाते हैं। तो वो 2 कौन से गए? वो 2 गए रसिया और यूएसए, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है। आखिर पर्पस क्या था? ऑब्जेक्टिव था रीजनल पीस, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी, ये इसका पर्पस था। अगर आप लोगों से रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या फिर ईस्ट एशिया समिट की अगर बात की जाए, तो यहां पर माइनस कर दीजिए यूएसए को और रशिया को, तो यहां पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आए, आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, एयर कंडीशनर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग आज के दिन में यूज करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो कुछ ऐसा एसी बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो आज की डेट में जो एसी यूज कर रहे हैं, उससे कम से कम यहाँ पर इंपैक्ट पे 5 गुना कम यहाँ पर इंपैक्ट पड़े क्लाइमेट पर। तो ऐसा करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग प्राइस की बात की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट किया गया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये बात की जा रही है कि एक ऐसी अफोर्डेबल कूलिंग सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए जो कि सबको प्रोवाइड कराया जा सके, और बिना क्लाइमेट को चेंज किए हुए, यानी कि बिना क्लाइमेट पर इंपैक्ट डाले हुए, यानी कि सबका फायदा हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका फायदा हो, और क्लाइमेट पर भी ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, और सब इंजॉय कर सकें इस सिचुएशन को। तो इसके बारे में फोकस देने की यहाँ पर बात की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सारे मिलकर रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर यहाँ पर इस पे काम करने की बात की जा रही है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर ग्रेट मार्च, अभी काफी न्यूज में था कि यहाँ पर ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न, क्या मतलब था इसका मतलब ये था कि पहले तो आप लोग एरिया देखिए, एरिया है ये वेस्ट एशिया, किस एरिया की बात की जा रही है? बात की जा रही है यहाँ पर ये हो गया पैलेस्तीन, और यहाँ पर ये व्हाइट आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। इजराइल का गठन 1948 में किया, और 1948 से 67 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इजराइल का अस्तित्व यहाँ पर सीरिया के द्वारा, वो इजराइल का पैलेस्तीन का अस्तित्व यहाँ पर इजराइल के द्वारा खत्म कर दिया गया, और काफी हद तक यहाँ पर इजराइल का कंट्रोल हो गया। तो यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है, जिन लोगों को यहाँ से मार मारकर पीट कर भगाया गया इजराइल के द्वारा, अब वो वापसी आने की बात कर रहे हैं। 1948 से लेकर अब तक का लगभग काफी लोग यहां से जा चुके हैं, और अभी लगभग 7,50,000 लोग ऐसे आप लोगों को नजर आएंगे जो कि यहाँ पर फोर्सफुली अपने घर को छोड़कर बाहर भागने के लिए तैयार किए गए, यानी कि एक तरीके से भगाए गए यहाँ पर। तो वो वापसी आने की बात कर रहे हैं आज के दिन में, इस पर्टिकुलर रीजन में इसी को ग्रेट मार्च यहाँ पर बोला जा रहा है। पर लेकिन जब भी ये बॉर्डर पर आती हैं, तो इजराइल की जो फोर्सेज है उनको गोली मारती है, और कई तरीके और भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसलिए काफी न्यूज में याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। 2 चीजों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। एक तो बोलते हैं क्वाड, क्यू है QUAD, ठीक है। वो जो क्वाड है यहाँ पर, वो क्वाड है यहाँ पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए,
वो जो ग्रुप है वो 2004 की सुनामी के बाद में उसका गठन किया गया था, ताकि जो भी प्रॉब्लम है आज के डेट में उसको कंट्रोल किया जा सके, खासकर ओशन से रिलेटेड। पर लेकिन जब क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की बात की जाती है जो 2016 में बनाया गया था, इसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये अफगानिस्तान, यूएसए, पाकिस्तान और चाइना, 4 कंट्री ने मिलकर अफगानिस्तान में शांति बनाने के लिए यहां पर ये मिलकर एक ग्रुप सामने आया था। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर से बोल रहा हूं, ये अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था ये ग्रुप, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ये बात की जा रही है यहाँ पर टेरिटरी। आप लोगों को देखने को मिलेगा जब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यानी कि यूनियन की टेरिटरी, तो स्टेट या फिर जो टेरिटोरियल जो एक्सटेंशन है यहाँ पर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये मेंशन कहां पर है, हमारे संविधान में शेड्यूल फर्स्ट में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर बात की जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर आप लोगों को किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल को बंगला करने की बात की जा रही है, या कोई और भी काम आप लोगों को करना है यहाँ पर, या किसी का आप लोगों को ऑल्टर करना है, या फिर कोई बाउंड्री वगैरह, तो यहाँ पर प्रीवियर आप लोगों को रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से, उसके बाद में आप लोग जाकर ये काम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया यहाँ पर सी। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करना आप लोगों का पूरा हक है। डिसलाइक करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।